बॉय स्काउट केव रेस्क्यू 27 दिसंबर 2003 को 8 बॉयज और 2 काउंसलर्स बॉय स्काउट केव, फ्लोरिडा के लिए निकले। उनमें थे 15 साल का माइकल शिरो और 16 साल का जाविक हेंडरसन। दोनों बहुत एक्साइटेड थे एडवेंचर के लिए। केव अपने संकरे रास्तों और शार्प टर्न्स के लिए फेमस थी, पर इसे सेफ माना जाता था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्टेबल था। काउंसलर्स अपने साइज की वजह से टाइट पैसेजेस में घुस नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने बाहर रुकने का डिसाइड किया और बॉयज को एक्सप्लोर करने दिया। केव के अंदर हवा ठंडी थी और 9 फ्लैशलाइट्स की रोशनी डार्क पैसेजेस में फ्लिकर कर रही थी। ग्रुप धीरे धीरे और अंदर क्रॉल करता गया, बिना डरे उस खामोशी से जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद वे एक डिफिकल्ट सेक्शन तक पहुंचे जिसे हेयरपिन कर्व कहा जाता था। यह नैरो पैसेज एक शार्प एंगल पर मुड़ा हुआ था और इतना तंग था कि बस एक इंसान ही इसमें से क्रॉल कर सकता था। माइकल जो लीड करना चाहता था आगे निकला, उसके बाद हेंडरसन। पर जैसे ही हेंडरसन ने शार्प बेंड क्रॉस करने की कोशिश की, वो अटक गया। न आगे जा पा रहा था न पीछे। उसकी सांसें तेज हो गईं और घबराहट शुरू हो गई। समझ गया कि वो फंस गया है। माइकल वापस मुड़कर हेल्प करने आया, पर जैसे ही वो नैरो स्पेस में घुसा, केव की दीवारें उनकी स्किन रगड़ने लगीं और निकलना और मुश्किल हो गया। जो ग्रुप वाइडर सेक्शन में वेट कर रहा था वो भी बेचैन होने लगा। 1 घंटे से ज्यादा तक दोनों स्ट्रगल करते रहे। हेंडरसन का बॉडी टाइट पैसेज में टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और रॉक के शार्प एजेस उसके रिब्स और हिप्स को चुभ रहे थे। हर अटेम्प्ट करने पर सिचुएशन और खराब होती गई। समय के साथ हालात और बिगड़ने लगे और फिर बड़ा एक्सीडेंट हो गया। माइकल थक कर और ठंड से कमजोर होकर बेहोश हो गया। हेंडरसन अंधेरे में अकेला रह गया, अपने दोस्त की मदद करने में असमर्थ। उसके मदद के लिए चिल्लाने की आवाज केव में गूंज रही थी, लेकिन बाकी बॉयज डर के मारे पास नहीं गए, बस घबराहट में हेल्पलेस देखते रहे। बाहर काउंसलर्स को अब तक कुछ पता नहीं था। जब तक बॉयज एंट्रेंस तक वापस नहीं आए, हांफते हुए और सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तब तक उन्हें अंदर के क्राइसिस का आइडिया नहीं था। काउंसलर्स ने तुरंत अपनी जलती हुई आग बुझाई और इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। रेस्क्यू टीम्स जल्दी आ गईं, टूल्स और एक्सपीरियंस के साथ। केव के अंदर एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो गया था। बॉयज डर से पीले पड़े और कांपते हुए एक साथ इकट्ठा हो गए। समझ नहीं पा रहे थे कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। रेस्क्यूअर्स ने हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी के रिस्क को समझते हुए जल्दी से माइकल और हेंडरसन तक पहुंचना स्टार्ट किया। जब टीम हेयरपिन कर्व तक पहुंची, सीन बहुत ही खराब था। हैंडरसन अभी भी होश में था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स धीमी थीं और स्किन ठंडी और चिपचिपी लग रही थी। माइकल आगे झुककर पड़ा था, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव और ठंडी बॉडी के साथ। रेस्क्यूअर्स ने केयरफुली काम करना स्टार्ट किया। लाइमस्टोन को तोड़ तोड़कर पैसेज को थोड़ा वाइड बनाया। हर स्ट्राइक केव में गूंज रही थी, जो टेंशन और बढ़ा रही थी। 1 घंटे से ज्यादा मेहनत के बाद हेंडरसन को फाइनली निकाला गया। जब उसे बाहर खींचकर निकाला गया, उसने जोर से रोकर राहत ली, लेकिन उसका शरीर अभी भी स्टिफ और कांप रहा था। रेस्क्यूअर्स ने उसे थर्मल ब्लैंकेट में लपेटा और खींचते हुए सरफेस की तरफ ले गए। हेंडरसन सेफ होने के बाद सबका ध्यान माइकल पर गया, जो अभी भी बेहोश था। 2 घंटे की मुश्किल मेहनत के बाद रेस्क्यूअर्स ने माइकल को भी फ्री किया। उसका पल्स बहुत वीक था, लेकिन अभी भी धड़क रहा था। उसे हार्नेस में बांधा गया और धीरे धीरे सरफेस तक ले जाया गया। जैसे ही वो बाहर डे लाइट में आए, इमरजेंसी मेडिकल टीम्स ने दोनों को तुरंत स्टेबलाइज करना स्टार्ट किया। माइकल, जो अभी भी बेहोश था, उसका हाइपोथर्मिया के लिए इलाज शुरू हुआ। पूरा 1 दिन लगा उसे होश में आने में, लेकिन चमत्कारिक तरीके से वो बच गया। रेड नोल्स केव रेस्क्यू 21 दिसंबर 1997 को एरिजोना में एक ठंडी शाम थी, जब 5 जवान लड़के ब्रैंडन सिल्वरहॉर्न, क्रिस्टोफर रीड, गस हैंसन, जॉन साल्जार और जेरेमी प्लैट सैफर्ड शाफ्ट्स की तरफ निकले। एक सुनसान इलाका जिसे रेड नोल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई टिपिकल हैंगआउट स्पॉट नहीं था। इलाके की जमीन डीप गड्ढों से भरी हुई थी, कुछ 40 से 60 फीट तक गहरे, जो कभी एक एंशिएंट लेक के हार्डन्ड बेड का हिस्सा थे। उनमें से एक गड्ढे के ऊपर 4 फुट मोटी रॉक की परत थी। नीचे लगभग 60 फीट तक मिट्टी जमा थी। वे एडवेंचर के लिए थोड़ी अजीब जगह पर थे, लेकिन यही थ्रिल वो ढूंढ रहे थे। करीब रात 9 बजे पेट्रोल और उत्साह के साथ वहां पहुंचे। इलाके में कई गहरे गड्ढे और ऊंची चट्टानें थीं। उनकी नजर एक संकरी दरार पर पड़ी, जो सिर्फ 1 फुट चौड़ी थी। उनका प्लान था दरार में आग लगाकर धमाका करने का। बिना किसी देरी के उन्होंने 4 गैलन यानी लगभग 15 लीटर पेट्रोल डाला। फिर एक ने कपड़ा जलाया, फेंका और पीछे हट गया। कुछ पल साइलेंस रहा, फिर अचानक धमाका हुआ जिसने जमीन हिला दी। आग और मलबा आसमान की ओर उड़ गए और दरार फैलकर बड़ा खुला गड्ढा बन गया। धमाके की ताकत ने 4 लड़कों को पीछे धकेल दिया। चोटें और खरोंचें आईं, लेकिन वे जिंदा बचे। ब्रैंडन सिल्वरहॉर्न बहुत पास खड़ा था। वह दरार में झांक ही रहा था कि अचानक एक्सप्लोजन हुआ। नीचे की जमीन टूट गई और वह सीधा 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। इम्पैक्ट ब्रूटल था। सबसे पहले उसकी टांग हिट हुई, हड्डी टूटने की डरावनी आवाज गूंजी। वह दरार में और नीचे लुढ़क गया। मिट्टी और पत्थर उसके पीछे बरसने लगे।
इससे पहले कि वह संभल पाता, ऊपर से 3 बाई 5 फीट की भारी पत्थर की स्लैब खिसक आई और नीचे फंस गई। वह उस पत्थर के नीचे फंस गया। शरीर अननेचुरल तरीके से मुड़ा हुआ, सिर साइड की ओर दबा, टूटी हुई टांग दर्द से झंझना रही थी। पेट और किडनीज पर दबाव इतना कि हर सांस तकलीफ में बदल गई। धूल उसके लंग्स में भर गई, जिससे मदद के लिए आवाज निकालना मुश्किल हो गया। ऊपर उसके दोस्त उसका नाम पुकारते रहे। कोई जवाब नहीं आया। वे सब पैनिक करने लगे क्योंकि धूल और अंधेरे की वजह से उसे देख नहीं पा रहे थे। अकेले निकालना नामुमकिन था। बहुत डेस्परेट होकर अपनी कार की तरफ भागे और टाउन तक दौड़े मदद लेने। 1 घंटे में रेस्क्यूअर्स पहुंचे। सीन देखकर समझ गए कि यह रात लंबी और खतरनाक होगी। ब्रैंडन पर जो पत्थर की स्लैब थी वह सिर्फ भारी नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी फंसी कि जमीन का हिस्सा लग रही थी। दरार का झुकाव इसे और भी खतरनाक बना रहा था। थोड़ी सी हरकत और पत्थर नीचे गिर सकते थे। ब्रैंडन गहरे गड्ढे में लगभग बेहोश पड़ा था। टांग पूरी तरह टूट चुकी थी। शरीर दबा हुआ, चेस्ट पर दबाव के कारण सांसें धीमी हो गईं। ठंड ने शरीर की गर्मी खींच ली और हाइपोथर्मिया शुरू हो गया। घंटे बीत गए। पहला चैलेंज स्लैब हटाना था। रेस्क्यूअर्स ने हथौड़े और छेनी से एजेस ढीले किए। हर स्ट्राइक से मलबा गिरता और रिस्क बढ़ता। ऊपर पुली सिस्टम तैयार किया गया। रोप्स चारों तरफ चट्टानों में ड्रिल किए हुक से कसकर बांधी गईं। 6 लोगों ने पूरी ताकत से रस्सियां खींचीं और स्लैब धीरे धीरे ऊपर उठाई। आखिरकार आखिरी जोर के साथ स्लैब हटाई गई। फिर रेस्क्यूअर्स ने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। मिट्टी और पत्थर हटाते हुए हर हरकत बहुत संभल कर की, ताकि और ढाव न हो। नीचे ब्रैंडन खामोश पड़ा था। गले में जमी धूल से फुसफुसाना भी मुमकिन नहीं था और उसका होश बस जिंदा रहने और हार मानने के बीच डगमगा रहा था। कई कठिन घंटे बाद रेस्क्यूअर्स उसके पास पहुंचे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। सामान्य तौर पर उसे मर जाना चाहिए था। वजन, हवा की कमी और चोटें, ये सब जानलेवा होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह सांस ले रहा था। अब फाइनल स्टेज में उसे सरफेस तक लाना था। रेस्क्यूअर्स ने केयरफुली उसकी कमजोर बॉडी के चारों ओर हार्नेस बांधा और टूटी टांग को इमोबिलाइज करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाया। कोई अचानक मूवमेंट उसकी हालत और खराब न करे। हर पुल डिलिब्रेट था, हर सांस उम्मीद में रुकी हुई थी। लगभग 12 भयानक घंटे बाद ब्रैंडन गड्ढे से बाहर आया। उसकी टांग असामान्य तरीके से सूजी और मुड़ी हुई थी। चेहरा फीका और मिट्टी से सना हुआ, पूरी तरह लाइफलेस लग रहा था। शरीर बर्फ जैसा ठंडा और सांसें हल्की थीं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि किडनी फेलियर, टूटी टांग और गंभीर हाइपोथर्मिया हुआ था। उसका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गन बैरल पैसेज रेस्क्यू। जनवरी 1970 में 31 एडवेंचर्स का ग्रुप इकट्ठा हुआ। ठंडी हवा से बचने के लिए वे अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर आए थे और उनके जूतों के नीचे बर्फ की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जब वे नॉक्स केव की तरफ बढ़ रहे थे, जो अपने खास फीचर गन बैरल के लिए जाना जाता था। गन बैरल एक पतला कीहोल शेप्ड टनल था, सिर्फ 18 इंच चौड़ा और 60 फीट लंबा। जो भी इसमें जाता उसे इस टाइट जगह से स्क्वीज होकर गुजरना पड़ता। एक मुश्किल काम जो कई लोग गौरव का प्रतीक मानते थे। यह फिजिकल और मानसिक एंड्योरेंस का टेस्ट था, जो कैजुअल एक्सप्लोरर्स को अलग करता और सिर्फ उन्हें चुनता था, जो सच में अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए तैयार थे। ग्रुप काफी डिटर्मिन्ड था गन बैरल से पास होने और केव के अनटच्ड सेक्शंस तक पहुंचने के लिए। बर्फ से ढके जंगल में पैदल चलने के बाद वे केव के एंट्रेंस तक पहुंचे। एक ठंडा, बर्फ से भरा गड्ढा जो डार्क और कोल्ड केव के अंदर जाता था। एक एक करके वे गहराई में उतरते गए और जैसे ही बाहर की रोशनी पीछे छूट गई, तापमान गिरने लगा। केव का माहौल डरावना था, सिर्फ ड्रिपिंग पानी और बूट्स के धीरे धीरे सरकने की आवाज के साथ। ग्रुप में 19 लोगों ने गन बैरल टैकल करने का डिसाइड किया, जिसमें 14 साल का पीटर वैन भी था। यह पीटर का पहला केविंग ट्रिप था और वह अपने आप को प्रूव करना चाहता था। उसने देखा कि दूसरे लोग नैरो पैसेज में एंटर कर रहे थे, कुछ लोग आत्मविश्वास के साथ जल्दी मूव कर रहे थे और कुछ लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जब पीटर का टर्न आया, उसने गहरी सांस ली और टनल में कूद गया। टनल उसके इमेजिनेशन से भी टाइट और उसका शरीर रफ पत्थरों की दीवारों से स्क्रैप कर रहा था। वह कोहनी और घुटनों के बल का यूज करके धीरे धीरे इंच बाएं इंच आगे बढ़ रहा था। टनल की दीवारों और ऊपर के पत्थरों का वजन उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था और हर कुछ कदम पर उसे रुककर सांस लेनी पड़ रही थी। सिर्फ 8 फीट एग्जिट से पहले बड़ा हादसा हुआ। पीटर आगे बढ़ रहा था, तभी उसका घुटना फ्लोर के नैरो क्रैक में फंस गया। शुरू में उसे लगा यह छोटी परेशानी है, पर जब उसने घुटना फ्री करने की कोशिश की तो मूव ही नहीं हुआ। डर बढ़ गया। उसने अपने घुटने को ट्विस्ट किया और खींचा, लेकिन हर कोशिश सिर्फ स्थिति और खराब कर रही थी। उसका घुटना क्रैक में फंस गया था। पीटर ने मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन ग्रुप आगे बढ़ता रहा। वह उसकी परेशानी के बारे में अवेयर नहीं थे। धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे वापस लौटे और देखा कि पीटर फंस गया था और टनल पूरी तरह ब्लॉक थी। कोई भी आगे या पीछे नहीं जा सकता था। सब पूरी तरह फंस गए थे। ग्रुप ने सब कुछ ट्राई किया पीटर को फ्री करने के लिए। लेग खींचा, बॉडी ट्विस्ट की, शिफ्ट करने की कोशिश की,
लेकिन कुछ काम नहीं आया। हर बार खींचने पर पीटर दर्द से चीख उठता। आखिर उनको रुकना पड़ा। समय ठंडी और तंग टनल में थमसा गया। तापमान और गिरा और हाइपोथर्मिया का असली खतरा सामने था। सब कैवर्स कांपते हुए एक दूसरे से लिपट कर बैठे, थके हुए और डर से बिल्कुल टूट चुके थे। बाहर ग्रुप के लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि दूसरा ग्रुप अब तक लौट कर नहीं आया था। एक आदमी केव में चेक करने गया और जब वो गन बैरल तक पहुंचा तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि पीटर फंसा हुआ है और उसके पीछे पूरा ग्रुप अटका हुआ है। वो तुरंत वापस सरफेस पर चेतावनी देने भागा। लेट आफ्टरनून तक पुलिस और फायर फाइटर्स पहुंच गए। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि यह कोई ऑर्डिनरी केव रेस्क्यू नहीं था। गन बैरल की तंग जगह की वजह से पीटर को सिंपल खींचकर निकालना इम्पॉसिबल था और कोई भी अचानक हरकत गंभीर चोट पहुंचा सकती थी। घंटे बीत गए बिना किसी प्रोग्रेस के। एक पॉइंट पर पीटर डर और थकान से बेहोश सा होकर सांप के काटने के बारे में चिल्लाने लगा। सांप नहीं था, बस ठंडी और अंधेरी केव में उसका माइंड उसे कंफ्यूज कर रहा था। जैसे ही रात हुई, सिचुएशन और भी गंभीर हो गई। केव का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक गिर गया और अगर पीटर को जल्दी फ्री नहीं किया गया तो ठंड सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि बाकी फंसे लोगों को भी खतरे में डाल सकती थी। रात करीब 8:30 बजे घंटों की स्ट्रगल के बाद रेस्क्यूअर्स ने नया प्लान बनाया। उन्होंने एक थर्मोस में साबुन वाला पानी भरकर उसे नीचे ग्रुप तक भेजा ताकि पीटर के घुटने के चारों ओर लुब्रिकेशन हो सके और वह बाहर निकल पाए। नीचे मौजूद ग्रुप ने धीरे धीरे घुटने के आसपास साबुन वाला पानी डाला और फायर फाइटर्स ने उसकी एड़ी में रस्सी बांधी। सबने मिलकर काम किया। बाहर खड़े लोग धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे और अंदर फंसे साथी अपने अपने शरीर को हिला डुलाकर घुटने पर से दबाव कम कर रहे थे। धीरे धीरे घुटना हिलना शुरू हुआ। फिर एक आखिरी पुल के साथ उसका पैर बाहर आ गया। पूरे ग्रुप पर राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन रेस्क्यू अब भी खत्म नहीं हुआ था। यह इंश्योर करना जरूरी था कि पीटर दोबारा उस दरार में न फंस जाए। बहुत सावधानी से उसे टनल के बाकी तंग हिस्सों से निकालकर धीरे धीरे बाहर लाया गया। उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी क्रॉल करते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। थके हुए जरूर थे, लेकिन सही सलामत। पीटर को फ्रैक्चर्स और ब्रूजेस हुए थे और हाइपोथर्मिया का भी असर था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां कुछ दिन तक उसके पैर की रिकवरी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें सिमिलर वीडियोस के लिए और सजेशंस ड्रॉप करें नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स में।